हाय फ्रेंड्स, आज हम समाजशास्त्र के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है दहेज प्रथा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डाउरी सिस्टम। इसके बारे में काफी डिटेल्स चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज टॉपिक हमारे दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा हमारे भारतीय समाज में एक गहरी जड़ें जमाई हुई सामाजिक बुराई है। तो आप इसे याद रखेंगे, दहेज प्रथा क्या है? एक सामाजिक बुराई है जिसने हमारे समाज में बहुत ही गहराई तक अपनी जड़ें जमा रखी है, जिसके कारण महिलाओं के प्रति यातनाएं और अपराध उत्पन्न हुए हैं। क्यों? क्योंकि जिनको दहेज नहीं मिलता वो क्या करते हैं? महिलाओं के प्रति यातनाएं करते हैं, साथ ही साथ अपराध भी करते हैं। साथ ही हमारी भारतीय वैवाहिक पद्धति इससे प्रदूषित हुई है। क्यों? क्योंकि विवाह का मतलब केवल दहेज लेना और दहेज देना यहाँ तक ही सीमित रह गया है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि अक्सर एक अनिवार्य अपेक्षा बन गई है। शादी होते ही या शादी की बात चलते ही सीधा मुद्दा बनता है दहेज का। तो ये क्या, एक अनिवार्य अपेक्षा बन गई है। सब लोग अपेक्षा करते हैं कि उन्हें दहेज ज्यादा से ज्यादा मिले, चाहे इसका भार किसी पर कितना ही पड़े, जो हमारी सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। अब हम देखेंगे दहेज क्या होता है, दहेज का अर्थ और दहेज की परिभाषा क्या होती है, इसकी बात करें। सामान्य अर्थों में देखें तो दहेज शादी के समय दूल्हे के परिवार वालों को, क्या शादी के समय दूल्हे के परिवार वालों को दुल्हन के परिवार वालों के द्वारा नकदी में या वस्तु के रूप में दिया जाने वाला भुगतान होता है। यही हमारा दहेज कहलाता है। और किस समय दिया जाता है? शादी के समय। मतलब जो संपत्ति विवाह के समय वधु के परिवार की तरफ से वर को दी जाती है, वही हमारे सामान्य भाषा में दहेज कहलाता है। यदि हम दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार देखें तो दहेज क्या है? तो दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति होती है, या दहेज से ऐसी कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेरित है जो विवाह के समय या उससे पहले या उसके बाद, विवाह के समय या तो उससे पहले या विवाह के बाद में, विवाह के एक पक्षकार के द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को, या विवाह के एक पक्षकार के द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को, या विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता के द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को किसी अन्य व्यक्ति को या तो प्रत्यक्ष में या अप्रत्यक्ष रूप में दी गई हो, या दी जाने के करार की गई हो, वो सब हमारे क्या दहेज कहलाता है। तो हमारे क्या दहेज अधिनियम 1961 के अनुसार ये यहाँ ये तय नहीं किया गया है कि दहेज केवल लड़की वाले देंगे। इनके अनुसार दहेज कोई भी दे सकता है। लड़के वाले भी दहेज दे सकते हैं तो लड़की वाले भी दहेज दे सकते हैं। किसके अनुसार? दहेज निषेध अधिनियम के 1961 के अनुसार। बात करें कुछ अपवादों की, तो दहेज प्रतिशत अधिनियम के अनुसार, दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के अनुसार, तो दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के अनुसार देखें तो जो मेहर होता है, मतलब शरीयत के अनुसार मेहर की राशि और भेंट, मतलब जो हमारे जो दिए जाते हैं गिफ्ट, जो स्वेच्छा से दिए जाते हैं और जिनकी एक सूची बनाई जाती है, दहेज का हिस्सा नहीं माना जाता। आप इसे याद रखेंगे। दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के अनुसार मेहर की राशि किसके अनुसार? शरीयत के अनुसार, जो हमारे मोमेंट्स के अंदर होता है। और जो भेंट होती है, गिफ्ट दिए जाते हैं शादी के अंदर, जो स्वेच्छा से दिए जाते हैं और जिनकी एक सूची बनाई जाती है, तो उन्हें दहेज नहीं माना जाता। बात करें दहेज के अन्य नामों की, तो दहेज को उर्दू में जहेज कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे, दहेज को क्या कहा जाता है? उर्दू में जहेज कहा जाता है। भारत में इसे दहेज, हुंडा या वर दक्षिणा के नाम से भी जाना जाता है। वर को जो दक्षिणा दी जाती है वो वर दक्षिणा के रूप में भी जाना जाता है। दहेज की बात करें तो दहेज के मामले में क्षेत्रीय भिन्नता, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग रूपों में जाना जाता है। जैसे उत्तर भारत में दहेज को मुआवजा, उपहार या कन्यादान माना जाता है। क्या? मुआवजा, उपहार या कन्यादान माना जाता है। मतलब बेटी को विदा करते समय दिया गया सामान हमारे कन्यादान माना जाता है। कहाँ? उत्तर भारत में। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में से वधु मूल्य, ब्राइड प्राइज या फिर स्त्रीधन कहा जाता है, जो कि हमारी लड़की के परिवार को या लड़की के परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है। और ये प्रथा दहेज से भिन्न है, जहाँ हमारे वर पक्ष वधु पक्ष को कुछ देता है। क्या? वर पक्ष के क्या है? वधु पक्ष को देता है हमारे कहाँ? दक्षिणी भारत में। बात करें दहेज प्रथा के इतिहास की। दहेज प्रथा का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। दहेज प्रथा आज की बात नहीं है, जिसका उल्लेख हमारे मनुस्मृति, रामायण और महाभारत में भी देखने को मिलता है। लेकिन उस समय दहेज का प्रारूप अलग था, मतलब आज के समय से थोड़ा सा भिन्न था। बात करें हमारे ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक काल में दहेज प्रथा को कोई मान्यता नहीं मिली हुई थी। मतलब लड़का और लड़की शादी के समय न तो सामान की न ही धन की लेन देन करते थे। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो ये प्रथा की शुरुआत हो जाती कब? उत्तर वैदिक काल में। किंतु यह आधुनिक दहेज प्रथा से बिल्कुल अलग था। लड़की का पिता लड़की को विदा करते समय कुछ तोहफे दिया करता था, कुछ गिफ्ट दिया करता था, जो मात्र उपहार हुआ करते थे और जो उसकी इच्छा पर निर्भर करता था कि वो क्या दे। मतलब स्वेच्छा पे आधारित था, कोई जबरदस्ती नहीं थी।
मध्यकाल की बात करें तो इसे स्त्री धन के रूप में मान्यता मिलती है। मध्यकाल में इसे स्त्री धन के रूप में मान्यता मिली। पिता अपनी इच्छानुसार धन देकर पिता क्या अपनी इच्छानुसार धन देके बेटी को विदा करता था, ताकि बुरे समय में वो धन उसके काम आए। लेकिन इस काल में धीरे-धीरे धन को महत्व दिया जाना शुरू किया गया। मतलब गिफ्ट के बजाय सीधा ही धन देना शुरू किया जाने लगा। राजपूतों में तो प्रथा बहुत ही ज़्यादा भारी हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई थी। हाँ, राजपूतों में। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में ये व्यवस्था और भी ज़्यादा घातक हो गई है। प्राचीन परंपराओं के नाम पे क्या प्राचीन परंपराओं के नाम पे लड़की और उसके परिवार वालों पर दबाव डाला जाता है और साथ ही साथ उन्हें प्रताड़ित किया जाता है कि वो अधिक से अधिक धन दे, सामान दे या दहेज दे। मूलभूत परिवर्तन की बात करें तो प्राचीन समय में इस प्रथा को स्वेच्छा से या बिना किसी लालच के किया जाता था। प्राचीन समय में तो जब दहेज प्रथा थी तो इस प्रथा को स्वेच्छा से किया जाता था या फिर बिना किसी लालच के किया जाता था। क्यों? क्योंकि बेटियों को पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं हुआ करता था। अब बेटियों को भी पिता की संपत्ति पर अधिकार मिलने लगा है। बेटियों को भी क्या है, पिता की संपत्ति पर अधिकार मिलने लगा है, जिस वजह से ससुराल वालों के द्वारा दहेज के लिए दबाव डाला जाता है। ससुराल वालों के द्वारा क्या दहेज के लिए दबाव डाला जाता है। बात करें दहेज प्रथा क्यों होती है? दहेज प्रथा के कारणों की बात करें। दहेज प्रथा के कारणों की बात करें, दहेज प्रथा के प्रचलन के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण आता है अनुलोम विवाह, मतलब उच्च कुल के लड़कों की मांग। किसकी? उच्च कुल के लड़कों की मांग की वजह से हमारे दहेज प्रथा बढ़ती है। समाज में उच्च जाति या उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले लड़कों की मांग ज्यादा होने के कारण उनकी कीमत भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का नियम लागू होता है। जिस चीज की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो सप्लाई क्या करती है? उसके दाम बढ़ा देती है। फिर बात करें भौतिकतावादी मानसिकता और धन के महत्व में वृद्धि, तो भौतिकतावादी संस्कृति और धन के प्रति जो बढ़ती लालसा है, उसने भी धन दहेज की मांग को बढ़ावा दिया है। क्यों? क्योंकि सभी को हमारे एसी, कूलर, फ्रिज, पैसा, धन, दौलत, मकान, गाड़ी सब चाहिए। तो ये हमारी जो भौतिकतावादी मानसिकता है और धन के महत्व में वृद्धि ने क्या है, दहेज की लालच को बढ़ा दिया है। अब हम देखेंगे प्रतिष्ठा का विषय। क्या प्रतिष्ठा के विषय की बात करें, अधिक दहेज देना या अधिक दहेज लेना कुछ परिवारों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। क्यों? क्योंकि इससे व्यक्ति की कीमत मानी जाती है। व्यक्ति की कीमत ज्यादा है यदि उसने दहेज लिया है या दहेज ज्यादा दिया है, जिससे यह एक प्रतिस्पर्धा का रूप लेता जा रहा है। तो महंगी शिक्षा प्रणाली की बात करें तो शिक्षित और अच्छी नौकरी वाले लड़कों की मांग ज्यादा है। या शिक्षित और अच्छी नौकरी वाले जो लड़के हैं उनकी मांग ज्यादा है और उनकी शिक्षा पर हुए जो खर्च है उसके दहेज के रूप में वापस करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। कि लड़कों की शादी पे जितना पैसा खर्च हुआ है तो उसके दहेज के रूप में वापस मांगा जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे पर हमने इतना पैसा खर्च किया है, तो लड़की की शादी में वो पैसा हमें वापस चाहिए, तो वह दहेज के रूप में वापस मांगा जाता है। तो धार्मिक आदेश और सामाजिक रीति रिवाज की गलत व्याख्या, कुछ लोग इसे धार्मिक आदेश या फिर प्राचीन रीति रिवाज का हिस्सा मान लेते हैं और अपने मूल रूप से, जबकि ये मूल रूप से पहले क्या हुआ करता था, उपहार हुआ करता था। लेकिन अब ये उपहार से बढ़ के आगे एक तरह का लेन देन हो गया है। अशिक्षा की बात करें, अशिक्षित समाजों में रूढ़िवादिता और परंपराओं के नाम पे, अशिक्षित समाजों में रूढ़िवादिता और परंपराओं के नाम पे ये प्रथा आज भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। फिर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं की कमजोर स्थिति समाज के अंदर या समाज में महिलाओं की कमजोर स्थिति की वजह से समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान नहीं माना जाता, जिससे क्या वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाती है, वे पैसा नहीं कमाती है और उनका मोलभाव करने की शक्ति भी कम हो जाती है, इसलिए वो दहेज मांग नहीं पाती। इसलिए उनको शादी के समय दहेज देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती है। फिर बात करें नौकरी को महत्व देना, सरकारी नौकरी और अच्छी निजी नौकरी वाले जो लड़के हैं उनकी मांग आसमान छूती जा रही है, जिससे दहेज की दर भी बढ़ती जा रही है। अच्छी नौकरी अच्छे दहेज का पैसा, कमजोर नौकरी कमजोर दहेज का पैसा। तो ये क्या, अच्छी नौकरी वाले और अच्छी जो सामाजिक स्थिति वाले लड़के की मांग बढ़ती जा रही है, तो उस मांग की वजह से दहेज भी ज्यादा देना पड़ता है। फिर पापपूर्ण दुष्चक्र की बात करें, कैसे? दहेज लेंगे तो दहेज देना भी पड़ेगा। तो जो परिवार अपनी बेटी की शादी में दहेज लेते हैं, देते हैं, वे अक्सर सोचते हैं कि बेटी की शादी में तो दहेज दे दिया, तो हमारे बेटे की शादी में दहेज आना भी चाहिए। तो इस तरह से ये एक दुष्चक्र बना रहता है, ऐसे ये खत्म होने का नाम नहीं लेता है। तो विवाह की अनिवार्यता की बात करें तो भारतीय समाज में विवाह को एक अनिवार्य सामाजिक संस्कार माना जाता है और अविवाहित रहना अस्वीकार्य माना जाता है। मतलब जिस लड़के या लड़की की शादी नहीं हुई उसको सही नहीं माना जाता, जिससे माता पिता अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज देने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि भैया शादी तो करनी ही पड़ेगी, दहेज देना है तो कहीं से भी लाएंगे। अब हम देखेंगे दहेज प्रथा के दबाव, प्रभाव और उनकी कमियां या दोष की बात करें तो हमारे दहेज प्रथा से कौन कौन सी कमियां हैं। तो दहेज प्रथा के समाज पर कौन कौन से विनाशकारी प्रभाव पड़ते हैं उनकी बात करें। पहला प्रभाव आता है लैंगिक असमानता में वृद्धि। ये प्रथा क्या करती है, लड़कियों को बोझ मानती है। ये प्रथा दहेज प्रथा क्या करती है, लड़कियों को बोझ बना देती है और लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती है।
कन्या भ्रूण हत्या की बात करें, दहेज प्रथा क्या करती है? लड़कियों के जन्म को नापसंद करने का एक बहुत ही प्रमुख कारण है कि लड़कियों को जन्म के समय पसंद क्यों नहीं किया जाता है? क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि जन्म लेते ही कि इसको तो दहेज देना पड़ेगा। इस वजह से ये क्या है, एक तरह की नापसंदगी का कारण बनती है, जिससे कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध बढ़ते हैं। फिर लड़की के माता-पिता पर आर्थिक बोझ, बेटी की शादी तो कर रहे हैं, शादी के साथ-साथ दहेज भी जुटाना पड़ रहा है। तो बेटी की शादी के लिए दहेज जुटाना माता-पिता पर भारी आर्थिक बोझ डालता है, जिससे वो अक्सर कर्जे में डूब जाते हैं। बेटी की शादी के समय बिना कर्जे के शादी नहीं हो पाती है। फिर ऋणग्रस्तता और गरीबी और तनाव की बात करें, तो दहेज के कारण परिवार क्या ऋणग्रस्त हो जाता है, कर्जे में आ जाता है, जिसकी वजह से वो गरीबी में धकेल दिए जाते हैं और अत्यधिक मानसिक तनाव का सामना करते हैं। फिर महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बात करें, दहेज के लिए महिलाओं को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से, या दहेज के लिए महिलाओं को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, जिसमें उनके साथ मारपीट की जाती है, उनको जलाया जाता है, यहाँ तक कि दहेज की वजह से दहेज हत्या भी कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि दूसरी शादी होगी, फिर दहेज मिलेगा। इस वजह से क्या है, महिलाओं के साथ अत्याचार और हिंसा होती है। फिर महिलाओं के द्वारा आत्महत्या करना, तो दहेज उत्पीड़न की वजह से बार-बार दहेज की मांग करने की उससे त्रस्त आकर कई महिलाएं तो आत्महत्या भी कर लेती है। अत्यधिक दहेज प्राप्त करने के लिए एक से अधिक विवाह करना, मतलब बहुपत्नी प्रथा की बात करें, तो कुछ मामलों में अधिक दहेज के लालच में पुरुष एक से ज्यादा विवाह कर लेते हैं, क्योंकि हर जगह से अलग-अलग दहेज आएगा, इसलिए शादियां भी एक से ज्यादा कर लेते हैं। तो महिलाओं के वस्तुकरण की बात करें, महिलाओं को वस्तु माना जाता है, तो यह क्या करता है? दहेज प्रथा यह महिलाओं को एक विवाह में एक बोझ या फिर वस्तु के रूप में पेश करता है, जिसके साथ क्या हमारे दहेज की राशि जुड़ी होती है। महिला तो आ ही जाएगी, लेकिन महिला के साथ दहेज कितना आएगा इस पे ध्यान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि महिलाओं को एक वस्तु या बोझ के रूप में देखा जाता है। फिर अपराधों से की ओर उन्मुखता की बात करें, तो दहेज जुटाने के लिए व्यक्ति कई अपराधों की ओर मुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि पैसा आसानी से आता नहीं है, और पैसे यदि आसानी से नहीं आएगा तो व्यक्ति क्या अपराध की तरफ जुट जाएगा, जिसे चोरी, भ्रष्टाचार, गबन जैसे कार्य करने लगेगा। महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आती है। दहेज प्रथा क्या करती है? महिलाओं के आत्मसम्मान और सामाजिक स्थिति में को कम करती है, कि महिला अपने आत्मविश्वास को भी प्राप्त नहीं कर पाती। किस वजह से? दहेज की वजह से। फिर अविवाहित महिला या अविवाहित महिलाओं की संख्या में वृद्धि, दहेज न दे पाने के कारण कई लड़कियों की तो शादी ही नहीं हो पाती, जिस वजह से वो जीवन भर कुंवारी रहती है। फिर महिलाओं के करियर को प्रभावित करना, कई लड़कियों को उच्च शिक्षा और करियर बनाने से रोका जाता है। क्यों? क्योंकि उनके परिवार के पास पैसा ही नहीं बचता, ताकि उसके पैसा बचे और उस पैसे को शादी में काम में ले सके, इसलिए लड़कियों को ज्यादा पढ़ाते ही नहीं है। अब हम देखेंगे दहेज प्रथा को रोकने के कौन-कौन से उपाय हो सकते हैं। तो दहेज प्रथा को रोकने के उपायों की बात करें, तो दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए बहुत सारे प्रयासों की जरूरत है। एक प्रयास से दहेज प्रथा नहीं रुकने वाली। पहला प्रयास होता है हमारा अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना। तो अंतर्जातीय विवाह जातीय सीमाओं को तोड़ देते हैं और दहेज की अपेक्षाओं को कम कर देते हैं। दूसरा तरीका आता है हमारे लड़के और लड़कियों को शिक्षित किया जाए। शिक्षा से न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता आती है, बल्कि हमारे समाज में तर्क और समानता का दृष्टिकोण भी बढ़ता है। क्या? तर्क और समानता का दृष्टिकोण भी बढ़ता है। किससे? शिक्षा से। फिर जागरूकता अभियान की बात करें, तो लोक अदालतों, रेडियो प्रसारणों, टेलीविजन और समाचार पत्रों के माध्यम से, इसके माध्यम से लोक अदालतों, रेडियो प्रसारणों, टेलीविजन और समाचार पत्रों के माध्यम से दहेज विरोधी साक्षरता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फिर लैंगिक समानता के लिए हर संभव कदम उठाना, तो लड़कियों को लड़कों के समान अवसर प्रदान करना, उन्हें सशक्त बनाना, उनकी जो आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना चाहिए। राजनीतिक प्रयास की बात करें, तो कानून और जनता का पूर्ण सहयोग, तो कानून और जनता के पूर्ण सहयोग की बात करें, कानून और जनता का पूर्ण सहयोग मिलेगा तो हम दहेज प्रथा को रोक सकते हैं। तो सख्त कानूनों का निर्माण करना, उनका प्रभावी क्रियान्वयन करना, साथ ही साथ जनता का भी इसमें सक्रिय सहयोग चाहिए, तभी दहेज प्रथा को रोका जा सकता है। इस समाज में नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना, बचपन से समानता, सम्मान और अनैतिकता के प्रति जागरूकता पैदा करना बच्चों के लिए जरूरी है। कठोर कानून और दंड व्यवस्था की बात करें, तो दहेज लेने, देने और उसमें सहयोग करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन की बात करें, तो कानूनों को केवल कागज पे नहीं बल्कि वास्तविकता में लागू करना जरूरी है। जीवन साथी चुनने की परंपरा की बात करें, जीवन साथी चुनने की परंपरा या स्वतंत्रता की बात करें, तो हमारे युवाओं को अपने जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता देना, जिससे वो प्रेम विवाह और बिना दहेज के विवाह को बढ़ावा मिले। फिर जातीय संगठनों के द्वारा दहेज को प्रतिबंधित करने के लिए दबाव डालना, या जातीय संगठनों के द्वारा किसको? दहेज को प्रतिबंधित करने के लिए दबाव डालना की बात करें, तो विभिन्न जातीय और सामाजिक संगठनों के द्वारा, या विभिन्न जातीय और सामाजिक संगठनों के द्वारा अपने समुदायों में दहेज खिलाफ अभियान चलाना, या दहेज खिलाफ अभियान चलाना जरूरी है। तो ये हमारे कुछ तरीके थे जिनसे हम दहेज प्रथा को हतोत्साहित कर सकते हैं।
फिर हम कानूनी प्रावधानों की बात करते हैं कि भारत में दहेज प्रथा को रोकने के लिए कौन-कौन से कानून बनाए गए, उनकी बात करें। एक कानून हमारा दहेज निषेध अधिनियम 1961। ये क्या बताता है? दहेज को एक संज्ञेय अपराध मानता है। क्या मानता है? संज्ञेय अपराध मानता है, मतलब पुलिस बिना वारंट के भी इस मामले में गिरफ्तार कर सकती है। अपराध की बात करते हैं, अपराध गैर जमानती और नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब समझौता करके खत्म नहीं किया जा सकता। दहेज के मामले में हमारा क्या, समझौता करके दहेज के मामले को खत्म नहीं किया जा सकता। स्वयं को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी अपराधी पर ही होगी कि उसने दहेज नहीं मांगा। इसकी जिम्मेदारी अपराधी पर ही होगी कि वो साबित करे। यानी आरोप लगने पर आरोपी को ही अपनी बेगुनाही खुद ही साबित करनी होगी। राज्य सरकार के द्वारा दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। क्या राज्य सरकार के लिए जिम्मेदारी दी गई है कि वह दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति करेगी। दहेज लेने देने, या दहेज लेने देने या इसके लेन देन में सहयोग करने पे 6 माह से 5 साल तक की सजा और 15,000 रुपए तक का जुर्माना, या दहेज की राशि में जो भी ज्यादा हो वो जुर्माना देना होगा। तो ये तुम्हारा कानून था दहेज निषेध अधिनियम 1961 का। फिर आईपीसी की बात करें, भारतीय दंड संहिता 1860 की बात करें, वो क्या कहती है? धारा 498 ए की बात करें तो पति और उसके रिश्तेदारों के द्वारा संपत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैध मांग की जाती है, मतलब दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आता है तो इसके लिए 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। पति के लिए या फिर उसके रिश्तेदारों के द्वारा संपत्ति की या फिर कीमती वस्तुओं की अवैध मांग की जाती है तो उसके लिए 3 साल की जेल या फिर जुर्माना हो सकता है। धारा 304 बी की बात करें तो यदि किसी लड़की के विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में लड़की की मौत हो जाती है और ये साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले से दहेज की मांग के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता था, तो इस धारा के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है और ये दहेज हत्या से संबंधित मामला है। फिर अन्य प्रावधानों की बात करें, जैसे एक मामला आता है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, जैसे निवारण रोकथाम प्रतिषेध अधिनियम 2013। तो ये जैसे देखें तो ये हमारे दहेज से संबंधित नहीं है, लेकिन ये महिलाओं को शोषण को रोकने में जरूरी है। फिर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। तो ये अधिनियम महिलाओं की घरेलू हिंसा से बचाता है, जिसमें दहेज से संबंधित उत्पीड़न को भी शामिल किया गया है। फिर एक एक्ट आता है हमारा पीसीपीएनडीटी एक्ट। कौन सा? पीसीपीएनडीटी एक्ट की बात करें तो प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निकल एक्ट 1994, जो क्या कहता है, लिंग चयन के विरुद्ध है। तो यह अधिनियम लिंग चयन को प्रतिबंधित करता है। ये अधिनियम क्या करता है? लिंग चयन को प्रतिबंधित करता है। क्यों? क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या एक बड़ा कारण दहेज की चिंता है, कि दहेज की चिंता की वजह से कन्या भ्रूण हत्या होती है। तो हाँ, इस तरह से हमने दहेज प्रथा देखा कि दहेज प्रथा भारतीय समाज के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई है और इसे जड़ से खत्म करने के लिए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ साथ समाज की मानसिकता में बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह के एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के जरिए हमने समाजशास्त्र के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था दहेज प्रथा, इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।